पहले अपने पति के साथ अपने मायके जाती है, जहां उसकी भाभी बाकी परिवार वालों के साथ सब्जियां साफ कर रही थी। माफ करना भाभी, मेरी शादी के अगले ही दिन भैया की शादी थी, इसलिए आपसे मिल नहीं पाई, पर सोचा हनीमून पर जाने से पहले आपसे मिल लूं। वैसे यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अपने घर में भला कैसी परेशानी, अपना टूटा घर भी अच्छा लगता है। आप तो ऐसा बोलोगी ही ना, क्योंकि अब आपकी किस्मत जो नहीं बदल सकती। अच्छा मैं चलती हूँ, यहाँ मैं और ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। सपना अपने ससुराल वालों की तरह जाने से पहले अपने सोने के कड़े अपनी भाभी को देकर चली जाती है। अब पहाड़ों पर सपना अपने पति के साथ काफी एंजॉय करती है और कुछ दिनों बाद रात को जब वो लोग हनीमून से घर आ रहे होते हैं तो कुछ गुंडे उनकी कार को रास्ते में रोक लेते हैं और सपना के सारे गहने पैसे लूट कर भाग जाते हैं, जिससे सपना काफी परेशान हो जाती है और पूरे रास्ते बस इसी के बारे में सोचती है कि किस तरह शादी से पहले जब एक बार उसके पापा के पैसे चोरी हुए थे तो वो डिप्रेशन में चले गए थे। रामू जमीन पर बैठकर रो रहा था और शांति खड़ी होकर उस पर गुस्सा कर रही थी। बाकी तीनों बहन भाई भी अपने पिता के पास बैठे थे। अरे क्या जरूरत थी रात को इतना पैसा लेकर आने की? 15,000 कोई कम नहीं होते। सारी गलती मेरी है, मैं जानता हूँ रात के वक्त इस रोड पर गुंडे घूमते हैं। अरे मुझे इतने पैसे लेकर इतनी रात को आना ही नहीं चाहिए था। पैसे चोरी होने की वजह से रामू 1 महीने तक सदमे में रहता है। ये सब कुछ सोचकर सपना भी परेशान हो जाती है। मेरे पापा के 15,000 रुपए चोरी हुए थे तो वो 1 महीने तक सदमे में थे। वहीं मेरे पति को कुछ न हो जाए। हमारे तो लाखों रुपए चोरी हो गए और करोड़ों के गहने। घर पर कहीं दादी जी भी नाराज ना हो जाए। सूरज सपना से बात नहीं करता और चुपचाप वो लोग घर आते हैं। घर आने के बाद जब सबको ये पता चलता है कि उनका सब कुछ चोरी हो गया है तो सोफे पर बैठी दादी सास सूरज को डांटती है, पर पूरे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बहू को लेकर सुबह निकल जाता, जानता भी है तूने लाखों करोड़ों का नुकसान कर दिया। तुझे मैंने 1000 बार बोला है उस रास्ते से रात में नहीं आना। तो क्या हो गया माँ जी, 1 करोड़ रुपए कोई ज्यादा नहीं है। अगर हो गई चोरी तो हो जाने दीजिए, और हम कोई गरीब नहीं है जो इतने से पैसे के खोने पर अपने बेटे को सुनाए। हाँ बहू, तुम सब तो बोलोगे ही, खुद ने कभी मेहनत तो की नहीं है, बैठे बैठे सब कुछ जो मिल जाता है। पर याद रखना, ये खानदानी पैसा जो आज तुम उड़ा रहे हो ना, ये तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए संभाल के रखी थी, पर जिस तरह से तुम लोग इन्हें बर्बाद कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा भी। नाराज शांति खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चली जाती है और बाकी लोग अपने पर्सनल नौकरों को बुलवाते हैं और व्हील चेयर पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद उनके नौकर उन्हें उनके कमरे तक ले जाते हैं और उनके बिस्तर पर लिटाकर उन्हें चादर उड़ाते हैं। साथ ही उनके लिए रसोई से पानी और जूस लेकर आते हैं। ये सब देखकर सपना को काफी हैरानी होती है। सूरज, इतने पैसे चोरी हो गए पर किसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। घर में सब कितने आलसी हैं, मेरा मतलब कितने आराम से बैठे हैं। अरे सपना, क्यों इतना टेंशन ले रही हो? बहुत रुपए पैसे हैं हमारे पास। अगर हम कुछ काम न करें और दोनों हाथ से पैसे लुटाएं ना, तो भी गरीब नहीं होने वाले। इसलिए तुम बेफिक्र रहो। इतने पैसे तो चोरी होते रहते हैं और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। सूरज की बातें सुनकर सपना और हैरान हो जाती है और अगली सुबह देखती है कि घर के सभी नौकर हर सदस्य के कमरे में जाकर उन्हें उठा रहे हैं और खाने की टेबल पर भी वो लोग अपना खाना खुद से नहीं ले रहे। तुम्हें यहाँ खड़े होने के लिए काम पर नहीं रखा है, खाना परोसो, मेरी रोटी खत्म हो गई है। चाची जी, आपके सामने ही रोटी रखी, आप खुद भी ले सकती थी। बहू, हमने इतने घर में नौकर इसलिए नहीं रखे ताकि हमें सारा काम खुद करना पड़े। अगर नौकर के सहारे रही ना तो समय से पहले हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे। नाराज आशा बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। ये देख सपना को काफी बुरा लगता है और वो भी आशा के साथ उसके कमरे में जाती है, जहां दादी सास खिड़की के पास कुर्सी पर बैठी थी। मुझे माफ करना दादी जी, माना कि हम अमीर हैं, पर जो पैसे चोरी हुए हैं वो बहुत बड़ी रकम थी। चलो बहू, तुम्हें तो एहसास हुआ कि हमने कितने का नुकसान झेला है, वरना मेरे तो सारे बच्चे अपने पुश्तैनी घर में रहकर खानदानी पैसों को उड़ा रहे हैं। इन्हें तो कोई शर्म ही नहीं है कि कैसे पैसे बचाएं और कमाए जाते हैं। अभी देखना, तुम्हारी नंद ड्राइवर के साथ पार्टी करने के लिए दोस्तों के साथ जाएगी और वहाँ 2-3 लाख रुपए उड़ाएगी। तुम्हारे दोनों ससुर जी पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं और तुम्हारा पति भी बस सट्टेबाजी खेलता है। जिस तरह से ये लोग खानदानी पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा। समझ नहीं आता कि कैसे इन्हें सुधारूं। दादी जी, मेरे पास एक आइडिया है।
अगर आप चाची जी और माँ जी को लालच दें तो वो काम जरूर करेंगी। जब मेरी माँ को मुझसे कोई काम करवाना होता था तो वो अक्सर मुझे लालच देती थी। और रही कोमल और देवर जी की बात, तो उन्हें पार्टी करने के लिए जाने दीजिए, इसमें मेरे भाई बहन हमारी मदद करेंगे। बहू, आज मुझे लग रहा है कि तुझसे सूरज की शादी करवाकर मैंने सही फैसला लिया। अब तू ही इन्हें सुधार सकती, तुझे जो करना है तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। सपना के कहने पर आशा अपनी दोनों बहुओं को अपने कमरे में बुलाती है और खुद बेड पर बैठकर उनसे कहती है, देखो बहू, अब तो मेरी उम्र हो गई, किसी भी वक्त भगवान को प्यारी हो सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा है कि अब खानदानी चाबी और घर की जिम्मेदारी अपनी 2 बहू में से किसी एक बहू को दे दूँ। अब जो 1 महीने तक इस घर को संभालेगा, रसोई देखेगा, साफ सफाई का काम करेगा, पैसे की बचत करेगा, ये जिम्मेदारी मैं उसे ही दूंगी। पर माँ जी, हमारा खानदानी घर, इतना बड़ा परिवार है, 2 बहू बिना नौकर के कैसे ये सब करेंगे? अब तुम्हारी सास इतनी भी जालिम नहीं है, मैं 100 नौकर में से 10 नौकर घर में रखूंगी, तुम उन्हीं की मदद लेना। ठीक है माँ जी, मुझे मंजूर है। आप देखना 1 महीने में मैं कितने अच्छे से घर और रसोई संभालती हूँ, पैसे की बचत करती हूँ। लालच में आकर दोनों बहू अपने सास की बात मान लेती हैं, जिसके बाद आशा अपने दोनों बेटों को बुलाती है। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद ना सिर्फ घर बल्कि हमारा खानदानी बैंक बैलेंस, गहने, रुपए, पैसे और कंपनियां भी मैं ही संभाल रही थी। बिना मेरी इजाजत के एक पत्ता नहीं हिलता, पर अब मैं चाहती हूँ कि मेरे कंधों का बोझ मेरे बच्चे उठाएं। अगर तुम मुझे 1 महीने में 100 करोड़ का प्रॉफिट दोगे और रोज ऑफिस जाकर खुद काम करोगे तो मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगी। और अगर तुम दोनों इस टेस्ट में फेल हो गए तो मैं हमारा खानदानी रुपया, पैसा और पुश्तैनी घर अनाथ बच्चों के नाम कर दूंगी। अब फैसला तुम्हारा है। अगर सब अनाथ बच्चों के नाम हो गया तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। माँ, आपके 2 बेटे हैं, आप ऐसी बातें मत करो, हम संभालेंगे बिजनेस, और आपको तो अभी 100 साल और जीना है। लालच में आकर आशा की बहू बेटे उनकी सारी बात मानते हैं। अब घर में सिर्फ 10 नौकर होते हैं। सुबह विनोद अपने भाई के साथ जल्दी उठकर ऑफिस के लिए तैयार होता है और ऑफिस जाता है, तो वहीं दोनों बहू सुबह जल्दी उठकर नौकरों के साथ सभी के लिए खाना बनाती है, साथ ही घर की साफ सफाई भी खुद ही करती है। ये सब देखकर कोमल बड़ी हैरान होती है और एक दिन विकास और खुशी उनके घर आते हैं। कोमल, देवर जी, मेरे भाई बहन कभी भी क्लब डिस्को नहीं गए, ना कभी पार्टी करी है। वो लोग बहुत जिद कर रहे थे, तो मैंने कहा कि आप दोनों हमेशा जाते हैं, तो क्या आज आप लोग मेरे भाई बहन को भी अपने साथ पार्टी में ले जा सकते हैं? हाँ भाभी, क्यों नहीं। कोमल अपने भाई के साथ विकास और खुशी को भी ले जाती है, जहां उसकी काफी फ्रेंड्स होते हैं और वो लोग काफी पार्टी करते हैं। और जब बिल देने की बारी आती है तो कोमल और उसके भाई का ना तो वॉलेट मिलता है और ना ही फोन। हमारा सामान कहाँ चला गया? अब 5 लाख का बिल कैसे भरें? यार, तेरे पास मेरे घर का नंबर है, जरा मेरे घर फोन कर दे, कोई नौकर पैसे लेकर आ जाएगा। रात हो रही है, सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, पता नहीं कब तक नौकर आए। तुम हमेशा अपने दोस्तों को पार्टी देते हो, आज तुम्हारे दोस्त बिल दे देंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हम अमीरों से इसलिए दोस्ती नहीं करते कि उनका बिल हम दे। तुम देखो अपना बिल कैसे दोगे, हम तो चले यहाँ से। तुम लोगों पर पैसे खर्च करने में मैंने एक बार भी नहीं सोचा, पर तुम लोगों को दोस्तों से ज्यादा पैसों से प्यार है। कितने मतलबी हो तुम लोग। बुरे समय में कोमल के दोस्त उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं और उसके जाते ही खुशी कोमल को उसका वॉलेट देती है। अब वो लोग बिल भरकर घर आते हैं और उस दिन सपना के नंद और देवर को पैसों की अहमियत का पता चलता है। तो वहीं घर के काम करने से शोभा और सुमित्रा को थकान होती है और सपना अपने दोनों सास के पैर दबाती है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और आशा के कमरे में सब इकट्ठे होते हैं। जहां सपना आशा के पैर दबा रही थी, वहीं सब खड़े थे। उसके दोनों बेटे 200 करोड़ का प्रॉफिट करके अपनी मां को दिखाते हैं। साथ ही शोभा और सुमित्रा 5 नौकरों को और निकाल देती है। घर में हम 3 औरतें हैं और अब तो कोमल भी घर के कामों में हाथ बटाने लगी, इसलिए हमने फालतू नौकरों को निकाल दिया। माँ, ये है इस महीने का प्रॉफिट। आपने 100 का टारगेट दिया था, हमने 200 कर दिया। बाकी बातें हम कल करते हैं। मुझे कल आउट ऑफ सिटी जाना है ऑफिस के काम से। और हाँ दादी, मुझे इस महीने की पॉकेट मनी नहीं चाहिए। मेरे पास अब भी अकाउंट में पैसे रखे हैं और अब मुझे फिजूल खर्ची भी नहीं करनी। पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह 1 महीने में सपना अपनी सूझबूझ से अपने पूरे परिवार को रास्ते पर ले आती है। सपना बहू, तुम्हारा आइडिया काम कर गया, अब मैं चैन से मर सकूंगी। दादी जी, आपको मरना नहीं है, आपको तो अब और तरक्की करते हुए देखना है अपने बच्चों को। आज आशा काफी खुश होती है और अपनी दोनों बहू को अपने पुश्तैनी घर की चाबी दे देती है। तो वहीं अपने दोनों बेटों को ऑफिस की सारी जिम्मेदारी
अब सूरज भी अपने भाई के साथ अपने पिता का कारोबार में हाथ बटाता है और वहीं कोमल भी खाली समय में घर के कामों में अपनी माँ, चाची और भाभी का हाथ बटाती है। और जब सपना अपने मायके अपने परिवार से कभी कभी मिलने जाती है तो सब सपना की तारीफ करते हैं। देर सही पर तुमने मेरी बात मानी और अपने ससुराल वालों की तरह पैसे की बर्बादी ना कर उसे संभालना सीखा और उन्हें भी सिखाया। ये सब कुछ आप लोगों के साथ की वजह से हुआ है, वरना मैं अकेली कुछ नहीं कर पाती।